वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप्स किए थे और फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर हमने लैच फ्लिप फ्लॉप किया होगा जो आपको याद होगा। आज एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग करेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एस स्टैंड्स फॉर सेट एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट। तो सेट और रीसेट को मिला के इसको हम लोगों ने एस आर फ्लिप फ्लॉप बोला है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन के अंदर अगर कभी भी आपसे कोई फ्लिप फ्लॉप पूछा जाता है तो आप उसको पर्टिकुलर एक तरीके से बताएंगे, जैसे वो फ्लिप फ्लॉप क्या है, दूसरा उसका ब्लॉक डायग्राम जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, तीसरा उसका सर्किट डायग्राम जो ये रहा आपका, और उसके बाद वर्किंग जो इसके बाद हम लोग करेंगे। तो इस सीक्वेंस ऑर्डर में आप लोग करोगे तो आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ध्यान रखना, पहले फ्लिप फ्लॉप करता क्या है, ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम एंड देन वर्किंग ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप। ऑब्वियसली उसमें ट्रूथ टेबल्स और बहुत सारी चीजें अलग से आएंगी, वो सारी चीजें आप लोगों ने करनी। चलिए, ऐसा फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। ऐसा फ्लिप फ्लॉप के अंदर मेरे पास दो इनपुट होते हैं, एस एंड आर। एस स्टैंड्स फॉर सेट एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट। इसी तरीके से मेरे पास दो आउटपुट्स हैं, क्यू एंड क्यू बार। ध्यान रखना, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, क्यू और क्यू बार हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि क्यू की वैल्यू 0 तो क्यू बार 1 और क्यू 1 तो क्यू बार 0। चलिए, इसके बाद जो मेरा फ्लिप फ्लॉप बनता है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप, उसके अंदर जो आपने क्लास वीडियो सेशन में किया था लैच गेट या लैच फ्लिप फ्लॉप, वो तो आपका बनेगा ही बनेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पार्ट आपका लैच फ्लिप फ्लॉप का है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये आपको नजर आ जाएगा कि दिस इज लैच। हमने क्या किया है, यहाँ पे लैच के अंदर दो नैंड गेट्स को ऐड कर दिया है। इन दोनों नैंड गेट को ऐड करके ये लैच फ्लिप फ्लॉप जो है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। देखिए क्या लिखा, द सर्किट ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप इज मेड विद द हेल्प ऑफ लैच, लैच के थ्रू बना हुआ है, एंड टू मोर नैंड गेट्स। इसके अलावा दो नैंड गेट्स और लग गए हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका सीक्वेंशियल सर्किट है तो इसका जो भी आउटपुट होगा वो आपके इनपुट पे तो डिपेंड है, प्लस प्रीवियस आउट पे भी डिपेंड है। इस वजह से देखो, ये क्यू आपका यहाँ पे आ रहा है, क्यू बार ये जा रहा है आपका, मतलब प्रीवियस आउटपुट आपका वापस एज एन इनपुट जा रहा है। देखो क्या लिखता है, आउटपुट ऑफ दीज सर्किट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम के हिसाब की बात कर रहे हैं, विल डिपेंड अपॉन द टू इनपुट्स। दो इनपुट्स के ऊपर डिपेंड है। इनपुट कौन से, एस एंड आर, as well as the states of Q and Q bar। उस टाइम पे Q और Q bar की क्या वैल्यू है ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन बोल दी, ब्लॉक डायग्राम बोल दिया, सर्किट डायग्राम बोल दिया। अब हम लोग बात करेंगे इसके वर्किंग के ऊपर। चलिए अब हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स के कंस्ट्रक्शन की बात हमारी हो चुकी है। अब इसके वर्किंग की हम लोग बात कर लें, कैसे कैसे हम लोगों को इस पर वर्क करना है। तो हम लोग कुछ केसेस ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दो इनपुट हैं, तो दो इनपुट के आपके चार केसेस बनते हैं। क्या क्या, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। एज यूजुअली हम बहुत बार ये चीज कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका जो आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू प्रीवियसली 0 भी आ सकती है या 1 भी आ सकती है। तो कहने का मतलब है कि हर एक केस फर्दर यहाँ पे दो केस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि आपके पास टोटल 4 केस थे तो टोटल यहाँ पे आपके पास कितने केस बनेंगे, 8 केस बनेंगे। तो पहले हम लोग केस बात करते हैं जब S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू 1 है, लेकिन इस टाइम पे Q की वैल्यू क्या, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। तो पहला केस हम ले लेते हैं 0। देखिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, थोड़ा सा लिखवाऊंगा, बाकी नोट्स आप लोग इसके अंदर खुद ही करोगे, आपकी बुक्स में अवेलेबल होगा हर चीज के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, जब S की वैल्यू 0 गई, 1 की वैल्यू 1 गई, और जब नैंड गेट का सिंगल इनपुट होता है तो उस टाइम पे ये कैसे काम करता है, नॉट गेट की तरह। नॉट गेट की तरह काम करता है। तो इसका मतलब ये 0 जो है आपका 1 हो जाएगा और ये 1 जो है आपका यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आपका 0 है, तो ये 0 है तो यहाँ से इधर आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे नैंड गेट का ट्रुथ टेबल लिखा हुआ है। एंड गेट क्या कहता था, एंड गेट कहता था कि दोनों इनपुट 1 होंगे तो ही 1 होगा। अब नैंड क्या है, उसका अपोजिट है। तो नैंड क्या कहता है कि दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 0 होगा। तो देखो, दोनों इनपुट 1 तो आउटपुट 0, अदरवाइज 1। क्लियर। अब यहाँ पे आके देखिए, इस टाइम पे दोनों इनपुट G2 के 0 हैं
दोनों जीरो है तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो जीरो पे 1 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 1 आ गया। ये 1 कहाँ पे जाएगा, ये 1 उठ के यहाँ पर आ जाएगा। अब ये दोनों 1 है, दोनों 1 का आउटपुट क्या है, 0, फिर ये इधर आएगा। कहने का मतलब ये पहली बारी में ही स्टेबल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं s इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 1 और q इक्वल्स टू 0 रखता हूँ, तो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो q की वैल्यू 0 होगी और q बार की वैल्यू 1 होगी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज आप नोट करोगे कि आखिरी में हम लोग एक सिंगल ट्रूथ टेबल बनाएंगे जिसके अंदर जितने भी हमारे पास आउटपुट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे हम लोग वहां पे पुटअप करेंगे। दूसरा केस आ जाइए, केस 1 के अंदर भी s की वैल्यू और 0 की वैल्यू में यहाँ हम कोई चेंज करने नहीं वाले, जो भी वैल्यू चेंज होगी वो q की वैल्यू चेंज होगी। तो जहाँ पे चेंजेस होंगे मैं उसी चीज को रख करके दोबारा बनाऊंगा, बाकी चीजें तो मेरी वैसी की वैसी रहने वाली है यहाँ पे। चलिए अब आप देखिए s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 1। अब क्योंकि q की वैल्यू, अच्छा s की वैल्यू 0 है तो गेट 3 से जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जैसे पहले हुआ था, क्योंकि एंड गेट है। 1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, 0 जैसे पहले हुआ था, क्योंकि ये एंड गेट है। अब जो ये 1 आपका यहाँ पर आया है, ये 1 मूव होके आपका कहाँ पे आ जाएगा, G2 पे आ जाएगा। अब G2 पे आपके पास क्या है, 1 और 0, 1 और 0 के लिए क्या आउटपुट है, 1, तो इसका मतलब Q बार आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 1 कहाँ मूव करके जाएगा, ये 1 मूव करके जाएगा यहाँ पर। अब आप G1 के दोनों इनपुट क्या है, 1 और 1। जब G1 के दोनों इनपुट 1 और 1 है तो 1 और 1 का आउटपुट क्या आ रहा है, 0, तो इसका मतलब जो आपका पहले 1 आउटपुट आ रहा था अब आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। ये 0 उठ के यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि पहले 1 जाएगा तब ये 0 जाएगा। अब दोनों इनपुट क्या हो गए G2 के, 0 0 0 0 का आउटपुट क्या आएगा, 1। ये फिर वापस 1 जाएगा, फिर 1 1 का 0 और फिर 0 0 का 1। मतलब कहने का है कि इसको दो बारी लगे स्टेबल होने में। पहली बारी में वैल्यूज चेंज हुई है, लेकिन दूसरी बारी में आके स्टेबल हो गया। और फाइनल वैल्यूज इसके अंदर भी आपके पास क्या रही है, q की वैल्यू 0 और q बार की वैल्यू 1। देखिए q की वैल्यू फाइनल 0 आ रही है और q बार की वैल्यू इसके अंदर 1 आ रही है। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस के अंदर अगर मैं यहाँ पे नीचे एक ट्रूथ टेबल अभी से बनाना स्टार्ट कर दूं, तो s r q q बार, तो अगर s की वैल्यू 0 रहती है और r की वैल्यू 1 रहती है तो उस टाइम पे आपकी q की वैल्यू 0 आएगी और q बार की वैल्यू 1 आएगी। मैंने एक ही लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि दोनों केस में सिमिलर वैल्यूज आ रही है। देखिए अलग अलग वैल्यूज नहीं आ रही। अगर अलग वैल्यूज आ रही होती तो मैं इसको अलग से शो करने की कोशिश यहाँ पे करता। इस प्रकार अगर मैं अगला केस लूं, देखिए बुक्स में हो सकता है कि केसेस के तरीके अलग अलग हो या सीक्वेंस अलग अलग हो, लेकिन केसेस यही 4 होंगे जो हम लोग कर रहे हैं। तो उस सीक्वेंस के ऊपर आप लोग मत जाइएगा, केसेस वही 4 रहेंगे जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वही आपकी बुक्स में होंगे। ये हो सकता है कि मैंने पहला किया है तो बुक में तीसरा, मैं कोई दूसरा कर रहा हूँ तो बुक में चौथा, वो डिफरेंस हो सकता है, वो लोग आप लोग खुद देख लेंगे। केस 2, केस 2 के अंदर आपके पास यहाँ पर s इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमने स्टार्टिंग में जब बोला था SR के बारे में, हमने कहा था कि S सेट के लिए, R रीसेट के लिए। रीसेट क्या करता है बेसिकली फ्लिप फ्लॉप के अंदर, रीसेट उसको वापस इनिशियल स्टेट में ले आता है। इनिशियल स्टेट का मतलब उसके अंदर 0 वैल्यू ले आता है। तो देखो जब R1 था तो Q के अंदर 0 आ गया। इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हो। जब रीसेट मेरा 1 था तो Q मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। Q बार पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो ऑब्वियसली है कि जो Q में आएगा वो Q बार उसका कॉम्प्लीमेंट होगा ही होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं s इक्वल्स टू 1 और r इक्वल्स टू 0। इसके भी दो केसेस होंगे आपके। पहला s इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 0, q इक्वल्स टू 0। चलिए इसके अंदर अब तो सारा ही चेंज हो गए, तो हर चीज हमें यहाँ पे रब करनी पड़ेगी और दोबारा से करना पड़ेगा। आप अपने कॉपीज के अंदर अलग अलग डायग्राम्स बनाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा।
इस लैच को बाउंड्री को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, वो सिर्फ स्टार्टिंग में समझाने के लिए था आपको। चलिए अब कहता है एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, ठीक है ना। पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 इधर गया तो 0 हो गया और 0 इधर गया तो 1 हो गया। क्यू की वैल्यू हमने 0 मानी हुई है इसलिए 0 यहाँ पर आ गया। तो कोई मुश्किल है ही नहीं, जो जो चीजें दी है वैसे वैसे हमने कर दी है। अब क्योंकि 0 यहाँ दिया हुआ है तो 0 को यहाँ पे रास्ता है तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब G2 का इनपुट देखिए क्या है, 1 और 0। कॉपी में लिखना पड़ेगा कि G2 इनपुट्स आर 1 and 0, therefore we get Q bar this। ये पूरा मेंशन करना पड़ेगा जब आप एग्जाम के अंदर करेंगे तो 0 और 1 आ गया। अब 0 और 1 के लिए आउटपुट क्या है 1, तो यहाँ पे आपका आउटपुट 1 आ गया। ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 आपका यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे आपके G1 के पास क्या हो गया 0 and 1। 0 और 1 के लिए क्या आउटपुट है, यहाँ पे भी 1 है तो ये आपका आउटपुट चेंज हो गया, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक, ये 1 चेंज हो गया तो ये कहाँ पे आएगा, पहले 0 था अब चेंज हो गया, ये 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पे इनपुट क्या आ गया आपका 1 और 1। 1 और 1 के लिए आउटपुट क्या है आपका 0, ये 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद क्योंकि ये 0 यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पे भी चेंज होगा, हो गया। अब यहाँ पर क्या आपका 0 0 0 0 के लिए आउटपुट क्या 1, यहाँ पे आउटपुट 1 है, ये 1 वापस यहाँ पे जाएगा, 1 और 1 के लिए आउटपुट 0 आपका स्टेबल हो गया। पहली बारी में ये भी स्टेबल नहीं हुआ, ये भी आपका सेकंड टाइम में स्टेबल हुआ है, लेकिन जो फाइनल आउटपुट आया है वो आपका क्यू के अंदर 1 आया है और क्यू बार के अंदर 0 आया है। अगर ये चीज कंफ्यूज होती है तो इस वीडियो पार्ट को बार बार रिपीट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे वर्ड्स को जरा ध्यान से सुनना और डायग्राम के साथ उस चीज को मैच करना। तो कहने का मतलब है कि इस केस के अंदर Q और Q बार की वैल्यू, Q की वैल्यू आपकी 1 आई है और Q बार की वैल्यू 0 आई इस केस के अंदर। इसका हम दूसरा केस ले लेते हैं, S इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 0 और हम मान के चलते हैं कि प्रीवियस वैल्यू मेरी 1 थी, तो उस केस में इसका क्या होगा। चलिए अब जहां चेंजेस हो सकते हैं उसको हम रब कर देते हैं। आप लोग तो कॉपी में अलग से डायग्राम बनाएंगे इस चीज का, मेरे लिए थोड़ा सा इजी है क्योंकि मुझे एक ही डायग्राम में मैं काम कर सकता हूँ। चलिए S1 R0, 1 पहुंच के यहाँ 0 हो गया, 0 पहुंच के आपका यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि ये आपके ऐसा नॉट गेट काम करेंगे। अब मैं प्रीवियस आउटपुट को 1 मान रहा हूँ इसलिए प्रीवियस आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। G2 का इनपुट क्या हो गया 1 और 1, 1 और 1 का आउटपुट क्या है 0, ये 0 यहाँ पर आ गया, 0 0 का आउटपुट क्या 1, फिर 1 1 0, फिर 0 0 1, पहली बारी में स्टेबल हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी भी यहाँ पे देखोगे तो 1 और 0 आ रहा है। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि S सेट के लिए होता है, R रीसेट के लिए होता है। जब आप रीसेट करते हो तो वैल्यू 0 हो जाती है, जब सेट करोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो जब S इक्वल्स टू 1 किया तो Q की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब ये क्या हो गया सेट हो गया। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जब ये वैल्यू 1 और 0 होगी, क्योंकि दोनों में ही 1 आ रहा है तो आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं है, दोनों में ही 0 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप दोनों के अंदर 0 लिख सकते हो। हाँ जी, अब केस थर्ड देख लेते हैं हम लोग। केस थर्ड के अंदर हम लोग S की वैल्यू 0 ले लेते हैं, R की वैल्यू 0 ले लेते हैं। इसके अंदर दो केसेस बनेंगे आपके पास, S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू 0, और एक बार आपका बनेगा S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू 1। करके देखते हैं। S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 0, तो यहाँ हमने 0 0 लिख दिए। ध्यान रखिएगा कि एज सच यहाँ पे कोई भी रटिफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आ गया कौन सा गेट किस तरीके से काम कर रहा है तो आप उसको वहां जाके भी कर सकते हो, बट इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ सके। वहां कोई भी फ्लिप फ्लॉप आ जाए आप बड़े आराम से वहां पे बना लोगे, आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। अब S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0, S की वैल्यू 0 तो क्या बन गई यहाँ पे आगे 1, R की वैल्यू 0 तो यहाँ बन क्या आगे बन गई 1, Q की वैल्यू हमने 0 ही ली है। चलिए अब क्योंकि ये 1 आया आपके पास G2 के पास और ऊपर से यहाँ से G2 आया है, तो आपके पास 0 और 1 आ गया। 0 और 1 का आउटपुट क्या है 1, लीजिए आपका 1 आ गया।
ये 1 कहाँ जाएगा, G1 के पास जाएगा। दोनों वन का आउटपुट क्या है, 0, फिर 0, ये आके आपका यहाँ पे स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q की वैल्यू 0 आ रही है और Q बार की वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे हम पहले लिख रहे थे, Q बार, Q की वैल्यू 0 आ रही है और Q1 की वैल्यू 1 आ रही है। अभी हम इसको आगे देखेंगे कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या बनता है सेकंड केस के बाद, लेकिन अभी तक के लिए ये केस इतना ही है। अब बी केस में आ जाइए, एच की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 और क्यू की वैल्यू 1। तो जो हमारे चेंजेस होंगे हम उसके ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे, बाकी तो हमारा लगभग सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए S0 R0, 0 का 1 बनेगा, इस 0 का भी 1 बनेगा। अब Q की वैल्यू यहाँ पे होगी 1, Q की वैल्यू 1 होगी तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इनपुट क्या होगा G2 का 1 और 1, 1 और 1 का आउटपुट क्या है आपका 0, तो ये आपका 0 हो गया। ये 0 उठ के आपका यहाँ पे आ गया, ये हो गया 1 0, 1 और 0 पे आपका आउटपुट क्या है 1। देखो 1 और 0 पे आउटपुट 1, तो फिर ये 1 यहीं आ जाएगा, फिर 0, फिर 0 यहाँ आएगा, फिर 1। कहने का मतलब है ये भी आपका पहली बारी में स्टेबल हो गया, और पहली बारी में स्टेबल हुआ तो Q की वैल्यू 1 आ रही है और Q बार की वैल्यू 0 आ रही है। अब यहाँ तक तो बड़ा आसान था कि दोनों में 0 आ रहा था, दोनों में 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक का 0 आ रहा है, एक का 1 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या आउटपुट लिखूंगा यहाँ पे, इट इज वेरी मच कंफ्यूजिंग, नहीं कंफ्यूजिंग नहीं है। आप देखिए कि जो Q की वैल्यू है यहाँ पर और यहाँ पे देखिए दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब कि अगर आप S और R दोनों के अंदर 0 भेजते हो तो जो उसके अंदर था फ्लिप फ्लॉप के अंदर वो वही रहेगा, उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। अगर पहले से ही 0 था तो 0 ही रहेगा, पहले से ही 1 था तो 1 रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 0 0 के लिए सीधा यहाँ पे कोई न्यूमेरिक लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखिए नो चेंज, कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं आएगा। लास्ट केस देख लेते हैं, केस 4। अब तो हमारे पास 0 0 भी हो गया, 0 1 भी हो गया, 1 0 भी हो गया, एक ही रह गया हमारे पास 1 1। तो इसके अंदर आप लिख लीजिए S इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 1। इसके फिर से दो केस बनेंगे। पहला केस S इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 1, Q इक्वल्स टू 0, और दूसरा केस S इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 1 एंड Q इक्वल्स टू 1। जिस तरीके से है उससे आपके लिए, क्योंकि फ्रेश इनपुट्स है हमारे पास, तो हमें पूरा ही चेंज करना पड़ेगा इस चीज को। अगेन आपको अलग अलग डायग्राम बनाने पड़ेंगे, आप इस तरीके से करके एग्जाम के अंदर शो नहीं कर सकते हैं। ये बोर्ड का फायदा है, लेकिन कॉपी में इस टाइप से आप नहीं कर पाएंगे उस चीज को, तो थोड़ा सा वहां पे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। चलिए, S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1, G3 को 1 क्रॉस करेगा तो 0 बन जाएगा क्योंकि इट इज वर्किंग एज अ नॉट गेट। इसी तरीके से 1 G4 को क्रॉस करेगा तो 0 बन जाएगा बिकॉज इट इज वर्किंग एज अ नॉट गेट। अब Q की वैल्यू हम इनिशियली 0 मान के चल रहे हैं, ये 0 यहाँ से उठ के आपका G2 के पास आ जाएगा, G2 के पास आपके पास इनपुट हो जाएगा 0 0 0 0 के लिए आउटपुट 1 है, तो ये आपका यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा। ठीक, ये 1 उठ के आपका यहाँ पे आ जाएगा, 0 1 0 1 का आउटपुट क्या है 1, तो यहाँ पे भी आपका आउटपुट 1 आ गया। ये 1 उठ के आपका वापस G2 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 1 0 1 0 का आउटपुट भी 1 है, ये फिर बन जाएगा 0 1। कहने का मतलब है इस सेकंड केस में आके स्टेबल हो गया। लेकिन इसमें बड़ी अजीब चीज आई है। अजीब चीज क्या आई है, अगर आप ध्यान से देखो Q एंड Q बार, Q की वैल्यू 1 आई है और Q बार की वैल्यू 1 आई है, जबकि हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में कहा था कि Q और Q बार की वैल्यू हमेशा कॉम्प्लीमेंट आएगी। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अब देखते हैं अगले वाले में भी है या नहीं, क्योंकि ये आउटपुट पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से, ये हमेशा उल्टा ही आएगा। तो इस केस के लिए तो नॉट पॉसिबल है। अगले में भी अगर नॉट पॉसिबल है तो हमारा पूरा का पूरा 1 और 1 के लिए नॉट पॉसिबल हो जाएगा। अगला हमारे पास इनिशियल कंडीशंस वही है, बस यहाँ पे आके हमारे पास Q चेंज हो जाता है। ये आपके पास 1 1 है,
नैंड गेट से गुजरेंगे जो कि एज अ नॉट गेट काम करेगा, 0 0 बन जाएगा। G1 में Q के पास पहले से यहाँ पे हम 1 मान के चल रहे हैं, 1 ये 1 उठ के आपका G2 के पास आ जाएगा। 0 1 0 1 का आउटपुट 1 होता है, 1 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। 0 1 का आउटपुट 1, फिर 0 1 का आउटपुट 1, ये भी यहाँ पे आगे स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास 1 1 आ जाएगा। अब क्योंकि Q इक्वल्स टू Q बार आ रहा है, इट इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि 1 1 स्टेट जो है हो ही नहीं पाएगी यहाँ पे, कि 1 1 स्टेट में आपका रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, तो डेट इज नॉट स्टेबल स्टेट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 1 नॉट पॉसिबल। तो ये आप लोगों का इसका सर्किट डायग्राम ट्रूथ टेबल बन जाएगा। इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से आप लोग इस चीज को कर लोगे, इसको आप नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो नॉट पॉसिबल लिख दीजिए, नॉट अलाउड लिख दीजिए, ऑल इज द वन थिंग। ये आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप हो गया। कल हम लोग इसके अंदर हम कोई क्लॉक पल्स नहीं लगाएगी, लेकिन अगर मैं क्लॉक पल्स लगा दूं तो अब इसके अंदर कोई भी फर्क आने वाला नहीं है, बस क्लॉक पल्स के साथ काम करेगा। जब क्लॉक पल्स 1 होगी तो यही काम करेगा, और क्लॉक पल्स 0 होगी तो काम नहीं करेगा, तो वो भी सेम ही है, तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। तो आप लोगों का जो टॉपिक है एसआर एंड क्लॉक्ड एसआर, ये आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को जेके फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।